आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे ठीक सामने बैठी हैं संगीता जी। आपको भी नमस्कार संगीता जी। जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार और सुनने वाले सभी सखाओं सभी सखियों को बहुत बहुत नमस्कार और सावन की शुभकामनाएं। जी, बताइए कैसी हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी सखियां, हमारे सखा जो हैं वो भी बहुत व्यस्त होते हैं सावन में। बहुत सारी खुशियां लेकर ये सावन आता है। और देखिए, जो गायन की विधा होती है वो भी इसमें बड़ी अलग अलग होती है। कजरी भी मंदाकिनी जी गाई जाती है। जी जी। हाँ। और जो मायके जाना और वहाँ की जो बातें, ये भी एक झूला झूलना, हाँ, है ना। जी, और व्रत उपवास रखना तो है ही। और ये जो माँ है, वैसे तो हम जो ईश्वर को मानते हैं, भगवान शिव की हर दिन पूजा करते हैं, लेकिन ये जो सावन का महीना है भगवान शिव को समर्पित रहता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, व्रत होते हैं और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है इन दिनों। पूरी जो वो सड़क होती है ना, हाँ, वो बड़ी सुंदर लगती है। जी, जहाँ से वो गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मना रहे हैं और सखी विशेष में बात करेंगे घुड़सवार दिव्याकृति जी की। ठीक है। और क्या बातें होंगी आज? हाँ, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है जी। और साथ साथ व्यंजन। हाँ। अरे वाह, तो आज क्या खिलाने वाली हैं आप? नारियल के व्यंजन। अब तो देखिए, व्रत त्योहार भी चल रहे हैं और जो नहीं भी हैं तो अब शुरू होने वाले हैं। इसमें नारियल बड़ा खास होता है। हाँ। तो इससे बनी कुछ चीजें हमारे श्रोता, हमारी सखियां भी लिखेंगी। हाँ। और हम भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जी, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां बता सकती हैं कि नारियल के बारे में या नारियल को लेकर वो क्या क्या विशेष खाद्य पदार्थ बनाती हैं। नारियल की चटनी तो बनती ही बनती है। मिष्ठान में वो क्या बनाती है? नारियल की बर्फी को किस किस तरह से बनाया जाता है, नारियल के लड्डू। हालांकि मैं उन्हें क्लू दे रही हूँ, लेकिन हमें पता है कि हमारी सखियां बहुत अच्छे व्यंजन नारियल को लेकर बनाती हैं। तो वो लिखें अपनी रेसिपी में कि नारियल को लेकर आप क्या क्या व्यंजन बना रही हैं इन दिनों, और खास तौर से जब आप व्रत उपवास रखती हैं तो फिर इन व्यंजनों को किस तरह से बनाया जाता है ताकि व्रत उपवास में भी खाया जा सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले गीत सुन कि भाई सावन का महीना चल रहा है, तो ये महीना न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होता है बल्कि प्रकृति और प्रेम का भी प्रतीक होता है इस महीने। और इसलिए देखिए, इस महीने में जो कहते हैं ना कि एक हरियाली ऐसी होती है कि लगता है बिल्कुल प्राकृतिक संपदा जो है वो पूरी चरम रूप पे है, एकदम। हाँ, जी, चाहे फूलों की बात करें, चाहे पत्तियों की बात करें, चाहे नदियों की बात करें, तितलियों की बात करें, हाँ, सब जो है बहुत ही
चरम प्यार से जो है वो इधर उधर विचरण करते हैं और प्रकृति को संवारते हैं। तो सभी ये चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही विचरण होता रहे और ऐसी ही प्रकृति सुंदर दिखती रहे, और इसके लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज 28 जुलाई को ये दिन जो है मनाया भी जा रहा है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में, है ना जी। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो संरक्षण है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें करना होगा, और इस महत्व को भी हमें समझना होगा कि हम पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या प्रण ले सकते हैं, क्या आह्वान कर सकते हैं कि जैसे कि वनों की कटाई नहीं की जाए, मानव के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, वन्य जीवों का तेजी से जो कम होना है ये भी एक चिंता का विषय है। कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उनका खतरा हो गया है, जैव विविधता का खतरा हो गया है, प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये जो समस्याएं हैं ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन की जो बढ़ती समस्याएं हैं इनसे हमें जूझना पड़ रहा है, और आज के दिन इन सभी बातों पर फिर से विचार किया जाता है। जी। और जीवन स्तर पर भी बड़ा ही खतरा एक तरह से कह सकते हैं कि मंडराता है। अगर इस तरह की बात होती है कि प्रकृति को कोई संकट होता है तो सबसे पहली तो ये जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वैसे भी आजकल सावन है और बारिश का मौसम है तो पेड़ बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो लगा सकते हैं। और हमें ये जानना होगा कि हम सब जो हैं वो भी प्रकृति का हिस्सा हैं, और अगर प्रकृति स्वस्थ रहेगी, सुंदर रहेगी, तो हम भी हर तरह से कह सकते हैं कि भरपूर रहेंगे। धन धान्य की बात करें या पानी की बात करें या शुद्ध वायु की बात करें, या फिर जो जैसा कि आपने कहा कि जो जैव विविधता का एक खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, तो उन सब समस्याओं को हम कम कर सकते हैं अगर हम ये प्रण करें कि हम भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है योगदान रखेंगे प्रकृति के लिए। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, कई बार हम कहते हैं कि आप अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। जी। हो सकता है आप पेड़ नहीं लगा पाए हो, या आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो, महानगरीय व्यवस्था में रहते हो, जहाँ छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, आपके पास जमीन नहीं होती और एक बहाना होता है हम पेड़ कहाँ लगाएं। हमने तो अपने घर में भी छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं। तो अगर ऐसी स्थितियों की भी आप शिकार हैं तो आप दैनिक दिनचर्या में जो बातें हैं उनका ध्यान रखकर भी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। कैसे कि आप पानी की बचत कर सकते हैं, आप ईंधन की बचत कर सकते हैं, लाइट की बचत कर सकते हैं, है ना। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, दुपहिया या अपने बड़े वाहन का उपयोग करते हैं तो कोशिश करें कि आप साइकिल पर जाएं, आप पैदल जाने की कोशिश करें। आप खाद्यान्न की जो परेशानी है, जो उनका कहते हैं कि वेस्ट नहीं करें, खाद्यान्न है उतनी सीमा में बनाएं, जो अन्न है उनको वेस्ट नहीं करें। तो प्रकृति का संरक्षण किया ना आपने जी। आप एक सही इंसान को भोजन दें बजाय कि फेंकने के। तो आप जिस कमरे में रहते हैं कोशिश करें कि परिवार के लोग एक ही कमरा में दिन भर में कमरे में रह सकते हैं। रात को अपने अपने कमरों में जाते हैं लोग, लेकिन इससे आपका परिवार की जो प्रेम है वो भी बढ़ेगा। और लाइट जो है, आप जो फिजूल खर्ची करते हैं, हर कमरे में आपके एसी लगा है, हर कमरे में आपके हीटर लगा है, हर कमरे में आप पंखा चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, तो इनसे आपको बचत करने को मिलेगी। आपका पैसा भी बचेगा और प्रकृति का संरक्षण भी होगा। आप इस तरह से प्रकृति को बचा सकते हैं ना, छोटी छोटी बातों से। आप अपने घर में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अगर आप बड़ा पेड़ नहीं लगा पाए तो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप जो जल का संरक्षण करें, जल का दोहन न करें, जल को अनावश्यक बर्बाद न करें, तो प्रकृति का संरक्षण ही करेंगे आप जी। तो दैनिक दिनचर्या में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम प्रकृति को बचा सकते हैं जी। और निसर्ग है उसको तो साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। तो ये भी बड़ी सुंदरता को जोड़ देता है। कहते हैं कि अगर सुंदर जगहों पर हम जाना पसंद करते हैं या कहें कि प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ एक चीज बड़ी देखने को आती है कि बड़ा ही साफ सुथरा सा वातावरण होता है। तो उसको बिल्कुल वैसे ही रखा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। हम सबके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा, वन्य जीवों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और अनावश्यक जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो न की जाएं तो बहुत अच्छा। जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं, निसर्ग तो बड़ा सुंदर साफ सुथरा है, वहाँ फिर कुछ ना कुछ फेंक आते हैं। हाँ, हम दीवारों पर भी लिखाते हैं और है ना किस तरह से हम खराब करते हैं। ट्रेनों में जब हम खाना खाते हैं तो नीचे फेंक देते हैं, सीट के नीचे हम अपने बचे हुए भोजन को नीचे रख देते हैं। या कोई भी चीज हम खा रहे हैं, पानी की बोतलें फेंक के आ जाते हैं, तो बड़ी सारी मिलती हैं वहाँ। तो आप प्रकृति का किस तरह से देखिए ना, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रकृति सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं है, बल्कि जो साउंड पोल्यूशन कहते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है,
हाँ, उसमें भी है। तो इन चीजों को भी ध्यान देना जरूरी होगा कि हम अगर आवश्यक है तो ही वाहन का इस्तेमाल करें, और अगर थोड़ी दूरी पर जाना है तो पैदल जाएं, साइकिल पे जाएं, ताकि पेट्रोल की बचत होगी। हाँ, बचत होगी। और धुआं जो होता है वो भी एक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को आप बचा सकते हैं, उससे आप बचा सकते हैं जी। और जो कहते हैं ना कि हॉर्न बजाने की जो एक परंपरा चल पड़ी है कि छोटी सी बाइक है लेकिन उसमें मोटर गाड़ी का 4 पहिया वाहन का हॉर्न युवा लोगों को हम खास तौर से कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह से हॉर्न का इस्तेमाल गलत करते हैं वो ना करें, ताकि वायु प्रदूषण से भी आप खुद भी बचें, और जो सड़क पर लोग जा रहे हैं और जो दूसरे जीव है, जंतु हैं, उनको भी इन चीजों से हमें बचाना होगा, तभी सुंदर रहेगा सब। बिल्कुल। तो प्रकृति का संरक्षण करने के लिए छोटी छोटी बातों पर भी अगर हम ध्यान रखते हैं संगीता जी, तो प्रकृति का संरक्षण होता चला जाएगा। धीरे 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 हर व्यक्ति अपना अगर योगदान देता है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। आप कहीं जाते हैं, कई बार रास्ते में हम पीक थूक देखते हैं, पान की पीक थूक देते हैं, या हम वैसे भी खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो हम ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। तो ये सभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। अगर आप इनमें भी सुधार कर लेते हैं, हम और आप, तो हम प्रकृति को किसी हद तक बचाने के लिए बगीचे के फूल भी तोड़ लेते हैं कि हमारे भगवान जी को चढ़ाना है और हम रोज फूल तोड़ के ले आते हैं, तो भगवान जी खुशी हैं आपसे। लेकिन आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो सब प्रकृति जो महाशक्ति है आपसे खुशी रहेगी। तो उन फूलों को इतना भी नहीं तोड़ना चाहिए बेदर्दी के साथ, है ना, वो वहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, कभी कभार 1-2 फूल हम तोड़ लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम पूरा पॉलिथीन भर के लाते हैं, डलिया भर के लाते हैं सुबह सुबह जाके पार्क में, तो वो भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं, वो वहीं अच्छे लगते हैं फूल पौधे देखते हुए। नदियों में, पानी में भी कई बार कचरा पॉलिथीन भरा हुआ फेंक देते हैं, तो उसको बाद में फिर समुद्र नदी हम लोगों को ही लौटा देते हैं। देखिए, जब लहर आती है तो कितना सारा कचरा किनारे आ जाता है, तो ये ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से जो है आम आदमी जो है अगर ये ध्यान रखेगा तो वो प्रकृति का संरक्षण करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा सकता है। हम जो है प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का अधिकतम दोहन हम मनुष्य जाति ही कर रही है। और अभी आपने जैसा कि कहा कि नदियों का, जल स्रोतों का किस तरह से हमें ध्यान रखना है, साथ ही हम छोटे छोटे जो घर के कचरे हैं उनको भी घर के बाहर फेंककर प्रदूषण को जन्म देते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। तो जो यूजर्स ऑफ वेस्ट है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से अपशिष्ट न्यूनीकरण होना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर सबसे ज्यादा तो रसोई में जो होता है, जैसे छिलके वगैरह, सब्जी वगैरह के छिलके, तो इन्हें कहीं इधर उधर ना फेंक कर बल्कि एक कंपोस्ट भी जो है वो बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से उनका रिसाइकिल भी हो जाएगा। हाँ। और वृक्षारोपण की जहां तक हम लोगों ने बात की थी, तो इस बारे में तो सजग रहना ही है मंदाकिनी जी। साथ ही साथ नदियों की सफाई, सोचने में, कहने में ये एक बड़ी बात लगती है कि भाई नदियों की सफाई हम कैसे अकेले कर लेंगे, ये बात होती है। लेकिन नदियों की सफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि नदियों को बिल्कुल भी गंदा न करें। तो जब बात ही नहीं होगी, अगर साफ सुथरी रहेंगी तो फिर उसका सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम धार्मिक अंधता का भी शिकार होते हैं। बहुत सारी चीजें जाकर हम नदियों और तालाबों में बहा देते हैं कि हमें ये बताया गया है कि ये नदियों तालाबों में बहा देनी चाहिए चीजें, और हम जाकर बहा देते हैं। हम ये नहीं समझते कि इसके कितने दुष्परिणाम सामने आते हैं। हम उस नदी, उस तालाब को कितना गंदा कर रहा है, जिसमें हम ही लोग जाते हैं और उनको, जबकि हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। और वन्य जीव का भी हमें संरक्षण करना बहुत जरूरी है। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ वो भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। पानी में रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं, हमारे जीवन को सुचारू बनाते हैं। लेकिन वन्य जीवों की निगरानी में भी हम क्या करते हैं, कोताही बरतते हैं। हमें लगता है कि कई बार आपने देखा होगा, घर के पालतू पशुओं को लोग खुला छोड़ देते हैं सड़क पर, है ना। जी बिल्कुल। और कई बार तो उन्हें फिर हमेशा के लिए आवारा ही छोड़ देते हैं कि आप अब इनसे काम निकल गया है, और इन्हें घर से बाहर बेघर कर देते हैं। तो ये भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ही होता है। हाँ, पॉलिथीन वगैरह में बांध करके जो खाना वगैरह फेंक देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायें रहती हैं या जो भी जानवर रहते हैं वो खा लेते हैं उसके चक्कर में। ऐसी बहुत सी खबरें हमने पढ़ी है, जब देखा गया तो गायों के पेट से जो है बहुत सारी पॉलिथीनें निकाली गई थी, है ना। क्योंकि वो भूख के मारे खा लेती हैं। उनके अंदर आप सब्जी भर के या कच्ची सब्जियां या छिलके भर के फेंक देते हैं, उनको खाने के चक्कर में वो
पॉलिथीन को भी चबा जाती हैं। जी, तो ये भी आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही करते हैं। हाँ जी, प्रकृति के लिए हमारी एक सखी लिखती हैं कि प्रकृति का अनमोल वरदान यानी सावन का महीना, हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे, हरियाली, केवड़ा, पारिजात, स्वर्ण चंपक जैसे सुगंधित फूल, रिमझिम बारिश, सुनहरी धूप, सप्तरंगी इंद्रधनुष, बहते गुनगुनाते झरने, नदियां, सावले, आकाश में उड़ने वाले सफेद बालक पंछियों की मालाएं, ये सारा नजारा जो है वो कितना लुभावना, चैतन्यमय लगता है ना। तो इसी प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारा परम कर्तव्य बनता है ना। बहुत अच्छा लिखा है। सवाल वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य ये है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के प्रति महत्व को समझें, प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों का उचित उपयोग करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी और भविष्य को जिसके कारण एक स्वस्थ धरती और एक प्रदूषण मुक्त धरती मिलना चाहिए, इस कारण ये दिवस भी आज मनाया जाता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास के महत्व को जानना और जागरूकता फैलाना। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वे सुरक्षित रह सकें। और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना। यानी कुल मिलाकर सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इन बातों को कितना समझते हैं। और प्रकृति की जहां तक बात है, तो प्रकृति में तो देखिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक चीजें ऐसी भी होती हैं मंदाकिनी जी, जो दवाइयां वगैरह होती हैं, जैसे औषधीय पेड़ वगैरह होते हैं, वो कुछ खास स्थानों पर पाए जाते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम सेब की बात करें तो ठंडी जगहों पे होता है, कश्मीर वगैरह में। तो जो औषधीय गुण वाले पौधे होते हैं, वनस्पति है, हाँ वनस्पति है, पौधे होते हैं, वो जो होते हैं तराई के क्षेत्रों में, जो हिमालयन तराई के क्षेत्र होते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहां लोग पहुंच नहीं पाते। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम जंगल की तरफ जाते हैं या देखते हैं या प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो हमारे ही स्वास्थ्य को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। हाँ। लेकिन इसके लिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो फला वनस्पति है वो उससे जुड़ी है। कई बार क्या हमें नॉलेज होता नहीं है और हम उस पेड़ या उस जो पूरी एक जो कायनात है उसको नुकसान पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा देते हैं। तो जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। वो आज हमें जिंदा रखे हुए हैं, आयुर्वेद के जरिए हम उन्हीं चीजों का सेवन करते हैं। इसके लिए तो हमें बहुत तैयार रहना पड़ेगा संगीता जी, कि इन औषधीय पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और उसी प्रकृति को क्या हम नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। हमारे घर के आसपास भी हम, हमारे घरों में भी हम औषधीय पेड़ पौधे लगाते हैं। तुलसी ही ले लीजिए, सबसे बड़ी बात, और दूर क्यों जाते हैं। तो हम उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हमें जानना होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखती है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें अपने कार्यों से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना चाहिए। 2025 में प्रकृति संरक्षण के सामने कई चुनौतियां हैं जो ग्रह की जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन और वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए खतरा है। ये परस्पर जुड़ी चुनौतियां पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होती हैं और इनके प्रभावी समाधान के लिए समग्र बहुविषयक दृष्टिकोण की भी जरूरत है। जी, तो अब एक गीत सुन ले। हाँ। बुला रही है 90 बरस की ऊर्ज आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर्ज आकाशवाणी।
हाँ संगीता जी, तो इस अंतराल के बाद फिर से स्वागत है सभी सखियों और सखाओं का। जी सबका बहुत स्वागत है। और अब हेपेटाइटिस की बात करते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस है आज। हेपेटाइटिस A, B, C, D और ये मतलब अलग अलग तरह के हैं, नामक संक्रामक रोग का समूह है। इससे दुनिया की एक बड़ी आबादी ग्रसित है। यकृत यानी लीवर में तेजी से असर करता है, जिससे सूजन लीवर में हो जाती है और यकृत कैंसर में भी ये बदल सकता है। हेपेटाइटिस के प्रति सब में जागरूकता बढ़े, यही इस दिवस का लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल। और पहला अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस सी जागरूकता दिवस 1 अक्टूबर 2004 को बनाया गया था और आगे चलकर ये तिथि 28 जुलाई कर दी गई। इसी दिन हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता बारुक सैमुअल बलमर्गिया का जो है जन्मदिन होता है, इसलिए आज के दिन को खास महत्व भी दिया जाता है। जी, और आज के दिन विश्व भर में मुफ्त स्क्रीनिंग, पोस्टर अभियान, संगीत कार्यक्रम के जरिए भी जागरूकता फैलाई जाती है। टॉक शो भी होते हैं और टीकाकरण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। WHO और विश्व हेपेटाइटिस अलायंस द्वारा प्रतिवर्ष इस पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल। और इसके अगर लक्षणों की बात करें कि भाई हेपेटाइटिस बी में क्या लक्षण होते हैं, तो पेट या आसपास के हिस्से में दर्द होता है, दस्त रहती है, आपको थकान रहती है, बुखार आता है, मतली आती है, भूख नहीं लगती है, या फिर त्वचा में खुजली जैसे जो है संकेत आपको दिखाई देते हैं। जी, अपना शरीर कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो पता चलती है। और इसका कारण बहुत सारे हैं। इसके कारण इनमें से है कि इस वायरस के संपर्क में आना सबसे बड़ा कारण है, और नशीली चीजों का सेवन करना, या फिर नशीली चीजों में एक तरह से हम नशीली दवाओं की भी बात कर सकते हैं, और असुरक्षित यौन संबंध जो होते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं। बिल्कुल। और भी क्या है मंदाकिनी जी? और जैसे कि अगर आपने दूषित रक्त या सिरिंज का इस्तेमाल कर लिया है, या खान पान में आपकी लापरवाही हो गई है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता का आपका शरीर में कमी होना भी इस बीमारी के कारण बन सकते हैं। और कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को गंभीरता से आपको लेना ही चाहिए। आपको कभी लगता है कि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई और भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो चिकित्सक की मदद आपको लेनी ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मन से दवाएं खा लेते हैं, या फिर तो ये नहीं होना चाहिए। और जीवन शैली में बदलाव से इसे भी बहुत कुछ कह सकते हैं ना, कंट्रोल किया जा सकता है। साफ सफाई का ख्याल रखें, ये बात बहुत जरूरी है। और जब भी खाना खाएं तो हाथ धोकर ही खाना खाएं। बिल्कुल। और टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। बच्चे जब आपके पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका टीकाकरण समय समय पर करवा लेना चाहिए, ताकि बच्चा बड़ा होकर किसी भी इस तरह की जो खतरनाक बीमारियों के संक्रमण में नहीं आए। और तनाव जो है वो जीवन को सबसे खत्म करता जा रहा है। कहते हैं चिंता जो है चिता समान होती है संगीता जी। हालांकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो चिंताओं से ग्रस्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम 24 घंटे तनाव में रहेंगे तो भी आपके शरीर को बहुत कुछ जो है नकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो आगे भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाता है। फिर हमारा तनाव दूसरे को भी मिल जाएगा, फिर उससे किसी और को मिल जाएगा। घर के अन्य लोग भी परेशान हो जाते हैं इस तनाव से। कि मतलब बात क्या है आखिर, क्यों इतना तनाव आपने ले रखा है, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग तनावग्रस्त हो जाएंगे, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान कर देते हो। बिल्कुल जी। तो खुश रहना हमें सीखना होगा। अगर कोई तकलीफ है तो चिकित्सक की मदद ली जा सकती है। खाने में आप प्रोटीन युक्त खाना खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, और देखा जाए तो आप अंकुरित साबुत अनाज खा सकते हैं। है ना? अगर आपको लगता है फल बहुत ज्यादा महंगे हैं, आम आदमी अगर उसको नहीं अफोर्ड कर पाता, तो भी आप किसी तरह से थोड़ा बहुत खाकर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। अलग अलग तरह की जो दालें हैं, कई बार ये होता है कि सिर्फ अरहर की दाल ही पे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन हर तरह की दाल आपको खानी चाहिए। जी, सोयाबीन है, फलियां हैं, नट्स हैं, साबुत अनाज जैसा कि आपने बताया, तो उसे अंकुरित करके खाएं तो बहुत अच्छा है। राजमा है, काले चने हैं, होती है जो पूरी होती है। बिल्कुल। आप बीन्स खा सकते हैं, पालक है, दूध है, दही है, पनीर है। हाँ ठीक है, बरसात के मौसम में थोड़ा सा आपको दही से या हरी सब्जियों से अपना बचाव करना है, लेकिन दैनिक जीवन में आप इन सभी का अगर सेवन करते हैं तो बहुत हद तक आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम से कम आपको धोखा नहीं देगी, है ना? और हेपेटाइटिस बी की तो ये खास बात, हेपेटाइटिस बी हो या जो भी हो, लेकिन हेपेटाइटिस की ये खास बात है कि जो दवाइयां हैं उनसे कंट्रोल करना बड़ा ही कहते हैं कि नामुमकिन है। तो इसको इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करके जीवन को जो है बिल्कुल बहुत ही अनुशासित जीवन अपना के आप जो है इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ।
संगीता जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक अच्छा विषय है और ये एक रोग है ऐसा, ये यकृत में होता है। हमको समय रहते मेडिसिन लेनी चाहिए क्योंकि यकृत का हमारे पेट पर बहुत बड़ा रोल है, यानी जो है उसका रोल बहुत रहता है। यकृत ही में पित्ताशय होता है जहाँ बिलिरुबिन हो जाने से पीलिया हो जाता है। ज्यादा शराब पीने से भी यकृत खराब होता है, यानी किसी तरह का नशा हमें नहीं करना चाहिए जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है। सूजन वो है जो शरीर के ऊतकों के घायल या संक्रमित होने पर होती है। यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। यह सूजन और क्षति आपके लीवर की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है। हेपेटाइटिस एक तीव्र अल्पकालिक संक्रमण या एक दीर्घकालिक संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का इतिहास नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने के बाद इस वायरस के इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास किया था। डॉक्टर ब्लमबर्ग की इस खोज के सम्मान में हर साल इसका आज का दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2008 से हो गई थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण के बारे में ये लिखते हैं कि 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है और ये बात माननी पड़ेगी कि निजी स्वार्थ के चलते इस धरती पर पेड़ पौधों की कटाई, जमीन खनन हम कर रहे हैं। इंसानों ने धरती माता को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना इस धरती पर बसे किसी पशु पक्षियों ने भी नहीं पहुंचाया होगा। यदि हम ये बात समय अनुसार समझ लें तो ये दिन मनाने की नौबत कभी नहीं आती। और कुछ एक मुहावरा भी इन्होंने लिखा है गुजराती में कि जग्या त्यान थी सवार, मतलब अब जिस समय जाग गए हैं वहीं से सुबह हो गई, ये मानकर चले। हाँ। अब जाग जाइए, खुद के लिए न सही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सही, सभी मित्रों के साथ और सभी को हम लोगों को भी इन्होंने स्वागत भेजा है, तो सभी का भी तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और देखिए प्रकृति की जो बात होती है तो इससे अगर हम इसका दोहन करते चले जाते हैं या फिर पर्यावरण दूषित होता है तो बीमारियां भी उसी तरह से बनती चली जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक के बाद एक देखिए नई नई बीमारियां जो है वो आती चली जाती हैं। पहले इतनी बीमारी कभी नहीं सुना करते थे क्योंकि प्रकृति अपने खूबसूरत अंदाज में थी और अब हमने इसका दोहन इतना कर लिया है कि हर तरफ हर मौसम में बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, बल्कि कटाई होती ही चली जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता लिखते भी हैं कि हेपेटाइटिस ए जो है भोजन, पेयजल, मल या यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी आमतौर पर यौन संपर्क, सुई साझा करने, संपर्क में आने या शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से फैलता है। और हेपेटाइटिस सी का संक्रमण सुई के आदान प्रदान, संक्रमित रक्त या यौन संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप कहीं जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपको टीका लग रहा है या सुई लग रही है तो ध्यान रखें संक्रमित सुई का सेवन आपको किसी भी हालत में नहीं करना। बिल्कुल, जी जी। ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला ताल महिमा। आमंत्रित कलाकार तबला वादक शांतनु माई। मेरे तीसरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया जो छोटा ढोलक कैसे दिखता था, तो वो मैं बैठ के ट्राई करते रहता था दिन भर। तो उसमें से उनको पता चला कि लय में, तबले में इंटरेस्ट है करके, तो उन्होंने मुझे उनका तबला बजाने के लिए दिया। तो ऐसी शुरुआत हुई तबले की। तो जरूर सुनिए श्रृंखला ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में 1 अगस्त से सिर्फ विविध भारती पर। और अब बात करते हैं दिव्याकृति सिंह की, घुड़सवार। दिव्याकृति सिंह राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। यहीं से स्कूली शिक्षा उन्होंने पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गईं। आपके पिता का नाम है विक्रम सिंह राठौड़ और माता का नाम अलका तेज सिंह। दिव्याकृति को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। जब वो 12 साल की हुई तब से वो घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी। इसमें दोनों तरह की प्रतियोगिताएं यानी व्यक्तिगत की बात करें या फिर टीम के साथ, तो दोनों तरह के आयोजनों में भाग लेती रहीं और पदक भी इन्होंने प्राप्त किए। बिल्कुल। और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स यानी FEI जो है ड्रेसेस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ एथलेटिक्स में CD1 और D1 के अनुसार सिंह ने जो है 2023 की शुरुआत में 14वीं विश्व रैंकिंग भी
इनको मिली। हाँ। और अगर बात करें 2022 की, तो इस वर्ष एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसेस में टीम स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता। और 2023 में इस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और इसी वर्ष दिव्याकृति ने टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स इक्वेस्ट्रियम राइडर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था। और अन्य पुरस्कार भी इन्होंने जीते। 2023 में इंडिया टुडे वुमेन समिट अवार्ड जीता और NH महाराजा सवाई, यानी ये भी इसी वर्ष महाराजा सवाई पद्मनाम जो पुरस्कार था वो भी इन्होंने जीता था। पद्मनाम जी। हाँ। और 2024 में जो है उन्होंने मारवाड़ रत्न और 2024 में ही राजस्थान गौरव भी हासिल किया था। 2016 में IPA जूनियर नेशनल पोलो चैंपियनशिप विजेता ये रही। हाँ। और 2017 में IPA जूनियर नेशनल पोलो चैंपियनशिप विजेता रही। बिल्कुल। 2016 और 17 की बात करें तो जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रूप से रजत टीम पर उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था और भी कई सारे पदक उन्होंने जीते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो घुड़सवारी थी उसको लोगों तक, उनके दिलों तक पहुंचाया। और आगे आने वाले समय के लिए भी हम इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत जी। पाक बनाने की विधि लिखी है खोपरा, यानी ये महाराष्ट्र में इसे कहते हैं नारियल को। तो इन्होंने जो सामग्री लिखी है वो 2 कप सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1 कप चीनी, आधा कप दूध, बड़े चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच घी, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 कप कटे हुए पिस्ता गार्निश के लिए। और फिर एक गहरे नॉनस्टिक पैन में घी गरम करना है और इलायची पाउडर डालकर कुछ सेकंड भूने। नारियल डालकर मध्यम आंच पर 7-8 मिनट तक भूने। दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मध्यम आंच पर 45 मिनट तक बीच बीच में ये चलाते हुए किनारों को खुरचते हुए पकाते रहना है। एक चिकनी थाली में मिश्रण फैलाएं और पिस्ता से गार्निश करें। 1 घंटे के लिए इसे ठंडा होने दें और फिर चौकोर टुकड़ों में काट लें। अच्छा, तो बहुत अच्छा बनेगा, है ना? विधि को पढ़ के तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ही स्वादिष्ट इन्होंने ये हमें रेसिपी लिखकर भेजी है। और भी हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है। लिखते हैं कि नारियल की नमकीन गुजिया बनाई जाए तो मजा आता है। नारियल को कद्दूकस कर लें और इसमें नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ किशमिश मिलाकर कढ़ाई में तेल घी डालकर इसे गर्म कर लें। नारियल की नमी सूख जाएगी। आटा या मैदा में मोयन डालें, नमक डालें, कलौंजी अजवाइन डालकर गूंथ लें। इनकी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर पूरी की तरह बेल लें। नारियल की भरवान भरकर इसके गुजिया भी मोड़ लें। मध्यम आंच पर सुनहरा तल लें। मीठी चटनी, तीखी चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। पुणे में मराठी सहेली ने मुझे ये बताया था कि आधा आटा आधा मैदा मिलाकर भी इसे आप बना सकते हैं। कद्दूकस नारियल में थोड़ा उबला हुआ दरदरा मटर भी मिला सकते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को मैदा नहीं पसंद होता है तो वो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे एक और श्रोता ने नारियल चावल बनाने की विधि जो है वो बताई है। अच्छा। कि 1 कप ताजा कसा हुआ नारियल, 1 चम्मच भीगी हुई चना दाल, 1 चम्मच भीगी हुई उड़द दाल, 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 2 कड़ी पत्ते के डंठल, 1 लाल मिर्च, 8 काजू, 2 चम्मच तेल, 1 कप पके हुए चावल और स्वाद अनुसार नमक की जरूरत होगी। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें। इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्च, चना दाल और उड़द दाल मिलाकर इसे कुछ मिनटों के लिए भूनें। काजू डालकर सुनहरे होने तक भूनें। अब पैन में पके हुए चावल और कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। अच्छी तरह से मिलाएं। इसे 2 मिनट तक पकने दें। आखिर में मूंगफली डालें और फिर से 2 मिनट के लिए पकाएं। ये चावल बन जाएगा। बिल्कुल। और वही एक श्रोता लिखती है कि नारियल की चटनी बनाना बहुत अच्छा लगता है। 1 कप नारियल किसा हुआ, आधा कप मूंगफली के दाने सीके हुए, छिलके निकले हुए, हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया, 1 चम्मच मीठा दही, नमक स्वाद के अनुसार। सभी चीजों को ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। ऊपर से 2 चम्मच तेल में कुछ राई के दाने और कड़ी पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च से तड़का लगाकर चटनी को तैयार कर लेंगे। ये साबूदाने की खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है और ये खिचड़ी का स्वाद भी बढ़ा देती है। नारियल की चटनी तो बहुत अच्छी लगती है। नारियल की बड़ी आसानी से एक आलू की सब्जी भी बनती है। हाँ। मंदाकिनी। अच्छा, कैसे? मतलब नारियल को कद्दूकस कर लेना है। हाँ। और उसके बाद या फिर छोटे छोटे उसके टुकड़े, बहुत बारीक टुकड़े काट ले। हाँ। और उसके बाद उसको
उसको बहुत अच्छी तरह से पानी डालकर मिक्सर में ग्राइंड करना है। फिर उसका जो मतलब नारियल का जो दूध होता है वो उसी तरह से पानी डालकर आप पीसते जाएं और फिर उसको छानते जाएं। 1 कप 2 कप जितनी भी जरूरत है, 1 नारियल या 2 नारियल के। उसके बाद आलू जो उबला हुआ होता है थोड़ा सा ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। उबले हुए आलू को छील लें अच्छे तरह से, थोड़ा सा हल्का सा फोड़ लें उसको, यानी काटना नहीं है। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, हाँ, अगर पसंद है तो फिर उसको काट भी सकते हैं। और फिर जीरा है, करी पत्ता है, थोड़ी सी राई चाहे तो डालें, जैसा स्वाद है। और उसमें ज्यादा मसाला कुछ भी नहीं पड़ेगा, हल्दी भी इसमें नहीं पड़ती है। और आलू में नमक डालें, और लेकिन करी पत्ते से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। और मिर्च अगर पसंद है तो हरी मिर्च डालें। इन चीजों को जो है वो तड़के की तरह डाल दें और उसके बाद उसमें आलू डालें। आलू जब डालते हैं उसके बाद गैस की जो आंच है वो बिल्कुल धीमे कर दें, फ्लेम हाँ धीमा कर दें। और ये देखते रहना है कि थोड़ा थोड़ा सा उसमें दूध डालते जाएं नारियल का और चलाते जाएं, आंच बहुत धीमी रखें। और उसके बाद उसकी जो सब्जी बनती है, यानी पूरा नारियल का मिल्क जो है वो डाल देना है। वो सब्जी बहुत टेस्टी होती है। उसको नमकीन पूरी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत खूब। आपकी ये बातें सुनकर तो मुंह में कार्यक्रम से अब तो हमें इजाजत लेनी होगी। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली।